हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई थी उसकी प्रैक्टिस सेट्स चल रहे थे। कॉमर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कंप्यूटर की वीडियोस आप लोग की आ रही हैं, उसके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। साथ ही अब हम रीजनिंग के भी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, इससे कि हमारी प्रैक्टिस इसकी भी अच्छे से हो जाए। तो आज की वीडियो से आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। इसकी एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट होगी जहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। आर के नारायण का उपन्यास से तो आर के लक्ष्मण का किससे संबंध होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगता। यहाँ पर आपका रीजनिंग नाम से ही क्लियर है कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ जहाँ पर रूल्स आपके जरूर लगते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, जो आर के नारायण है वो उपन्यास लिखते थे, तो आर के लक्ष्मण क्या करते हैं। तो आर के लक्ष्मण क्या करते हैं, ये एक कार्टूनिस्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आपसे क्वेश्चन करे। तो ये जो आर के लक्ष्मण है वो कार्टूनिस्ट है, तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे हो जाएगा, कार्टून से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सादृश्य एनालॉजी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाले पद का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक एनालॉजी दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में। तो आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट है उसके आगे यानी कि स्टाइल जो कि 81 है और अराइवल इसी तरह क्रैक 36 और क्या चीज इससे रिलेट करती हुई होगी। स्मेल होगा, राइड होगा, रोज होगा, स्ट्रीम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि जैसे A1 है, B2 है, C3 है, ये आपको अगर याद है। अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए कहीं पर लिख करके। अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने कहा कि ABCD जो है उसको कहीं पर लिख लीजिए और उसमें आप ये याद कर लीजिए कि A1, B2, C3 कैसे होता है। जैसे कि S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, T की 20 होती है, Y की 25 है, L की 12 है और E की 5 है। इन पांचों को आप अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 81 निकल के आएगा। और सेम ऐसे ही अगर अराइवल की आप देखेंगे, जो प्लेस वैल्यू है A की 1 हो गई, R की 18, R की 18 है। इस तरह सबकी अगर आप लिख लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो भी 81 आ जाएगा। तो उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर दोनों को साइड ही 81 आ रहा है। तो सेम ऐसे ही अगर क्रैक की आपकी टोटल 36 आ रही है, तो जितने ऑप्शन दे रखे हैं वहां पर भी ओवरऑल उनको जोड़ने पर 36 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट दे रखा है, R 18 हो जाता है, I का 9 होता है, D 4 हो जाता है और E 5 हो जाता है। जब उसको हम काउंट करते हैं तो भी 36 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को यहाँ पर इन्होंने बताया है कि महाराजा को इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में रेन ड्रॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। तो M का अपोम, यहाँ पर M जो है और Z जो है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +13 का है। और A और N इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +13 का है। इसी तरह हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट उसके अपोजिट में लिया गया है वर्ड, उसके अल्फाबेट उसके बीच में डिफरेंस कितना होता जा रहा है, +13 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो रेन ड्रॉप है उसमें भी ऐसा ही डिफरेंस रहेगा। इसमें कभी कभी प्लस और माइनस दोनों का भी यूज कर सकते हैं, +13 -13 भी हो सकता है। तो प्लस में अगर आप आगे की तरफ देख रहे हैं तो माइनस आपका पीछे जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न होते हैं जिसमें यूज किए जाते हैं। यहाँ पर प्लस ही पैटर्न से यूज हुआ है। तो यहाँ पर रेन ड्रॉप में भी प्लस आर का प्लस में 13 आप ऐड करेंगे तो R 18 है तो 13 ऐड होगा तो E आ जाएगा। इसी तरह सारे निकलते चले आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, ENVA QEBC। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें अच्छा कभी कभी पूरा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता,
पहले ही निकल आता है, जैसे कि यहाँ पर EN है तो EN यहाँ पर आ रहा है इन तीन में, तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। इसके बाद ENB है तो यहाँ पर ये D ऑप्शन बाहर हो गया। AE तक आपको A तक जाना है, उसके बाद E से ही आगे आपका आंसर यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो जरूरी नहीं होता कि पूरा ही आपको सॉल्व करना पड़े, कभी कभी 2-3 पॉइंट तक ही निकाल कर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुपस्थित संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर जो सीरीज रखी गई है वो पॉइंट में है, 4.6 है, 5.2 है, 5.8 है, फिर मिसिंग है, 7 है, फिर 7.6 है। तो आपको इसे सॉल्व करना है कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर भी कई एक पैटर्न होते हैं, प्लस का भी होता है, मल्टीप्लाई का भी होता है, पावर का भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि किस तरह का पैटर्न, अगर सीरीज बढ़ती हुई जा रही है और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, तो पैटर्न मोस्टली क्या रहता है, वो प्लस का बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी सीरीज में ज्यादा डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि मल्टीप्लाई कुछ होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 4.6 और 5.2 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0.6। दूसरा 5.2 और 5.8 के बीच भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो 5.8 और यहाँ पर जो आपकी मिसिंग वैल्यू दे रखी है जो कि आपको निकालनी है, तो वहां पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0.6 का। तो 0.6 इसमें जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 6.4 बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 6.4 और 7 के बीच भी डिफरेंस 0.6 का ही आ रहा है, तो यानी कि जो हमने 6.4 निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्या करिए, डिफरेंस ही देखा करिए, मोस्टली वहीं से आंसर निकल आता है। हाँ, अगर डिफिकल्ट थोड़ा ज्यादा होता है तो तब भी आप अगर जो डिफरेंस देखेंगे तो ये आइडिया लग जाता है कि मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, या फिर पावर हो सकती है, तो हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखा करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न बना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो मिसिंग वाला है इसमें से कौन सा होगा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा चित्र यहाँ पर आएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन चित्रों को जो भी फिगर्स दे रखी है क्वेश्चन में उनको ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको ये निकालना हो कि क्या आंसर बन सकता है। तो यहाँ पर जो मिसिंग है 4th प्लेस पर, वहां पर क्या निकल करके हमारा आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो पहला वाला है वो चेंज होकर के 3rd में जा रहा है और उसके बाद 5th में आ रहा है। तो जो यहाँ पर आएगा वो ये वाला फिगर होगा, कुछ इस तरह का फिगर होगा जो कि हमारा इस वाले मिसिंग में आएगा। तो इस तरह का फिगर ही हमारा आंसर होगा। तो ये डी वाला पॉइंट तो बाहर हो जाएगा। ऐसा फिगर और किसमें दे रखा है, पहले आपको ये नोटिस करना है कि ये जो एरो हैं इनकी डायरेक्शन किस दिशा में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1st में और 3rd में जो डायरेक्शन था वो जस्ट अपोजिट हो गया है और उसके बाद भी जस्ट वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो इसका जस्ट एरो जो होगा इसके इस साइड से होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी वाला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज हमारा सही आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में ना ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट आप बी आंसर ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है उसमें बी वाला पॉइंट आंसर है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को इस तरह से दे रखा होता है, तो क्वेश्चन को ये भी ध्यान दिया करिए कि ऑप्शन क्या है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वो ऑप्शन के अंदर वो आंसर हमारा होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये भी एक तरह से सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि भी पैटर्न ही होते हैं, सब पैटर्न पर ही रीजनिंग जो होती है इस तरह की जो एनालॉजी वाली होती है वो काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस है और R का अर्थ मल्टीप्लाई है और S का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आपका व्यंजक दे रखा है, तो इसमें यहाँ पर साइन जो है बता रखे हैं कि हम किसको क्या कहते हैं, आपको उससे बताना है कि आंसर क्या निकल के आएगा। तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम 2/3 जो दे रखा है 2/3 एस की वैल्यू क्या दे रखी थी, एस का अर्थ हो जाता है डिवाइड, यानी कि यहाँ पर आपको भाग का निशान लगाना है। उसके बाद आ जाएगा 1/3 जो कि क्वेश्चन में आपके गिवन है। क्यू क्या है, क्यू का मीन्स हो जाता है, क्यू का अर्थ होगा माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या है 7 है, 7 लिख लीजिए। 7 के बाद पी आ जाएगा, पी का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी का अर्थ हो जाता है प्लस, तो प्लस लिख लीजिए।
उसके बाद आ जाएगा फिर 7 ही रिपीट हो रहा है, 7 लिख लीजिए। फिर आ जाता है आर, आर का मीन्स क्या हो जाएगा, आर का अर्थ हो जाता है मल्टीप्लाई, गुणा का निशान आ जाएगा। फिर आ जाता है 5। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसको पहले डिवाइड यहाँ पर करना होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर BODMAS जो रूल होता है उसको ही फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट है, ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस रूल को जरूर फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया, पहले कुछ और कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 निकल के आएगा, -7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपस में इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हम सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 35 में 2 को ऐड करेंगे, 37 आ जाएगा, उसमें 7 को हम लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि आपको सही से लिखना आ जाए। अगर आपने यहाँ जो चिन्ह लगाने थे उनमें गलती कर दी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हर अस्पताल में रोगी हैं और वहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखा करें कि आपको मन से कुछ भी अजम्पशन नहीं लगाना, कुछ भी नहीं अज्यूम कर लेना है। यहाँ पर जो एज इट इज दिया गया है आपको वही मानना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये रहता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हर अस्पताल में रोगी हैं ये कह रहा है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। तो हर अस्पताल में रोगी होते हैं, ये आपका जो पॉइंट ये चीज कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पहला पॉइंट यहाँ पर जो बन रहा है इससे कि रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि रोगी सिर्फ अस्पतालों में ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रोगी होते हैं वो हर के हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ रोगी होंगे, वहाँ मोस्टली रोगी ही होते हैं और कोई नहीं होता। ये कहने का मकसद भी साफ समझ सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि केवल, यहाँ पर केवल पॉइंट आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑल है ये और यहाँ पर सिर्फ ओनली की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कह रहा है कि अस्पतालों में रोगी नहीं होते, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट क्या है, निष्कर्ष आपके गलत हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 इसका पालन करते हैं। इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, ऑल और सम से भी होता है या ऑल और ओनली से भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही समझ लेना काफी है, इससे ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ पर कुछ आपके दे रखे हैं, एक के यहाँ पर स्टेटमेंट एक तरह का दे रखा है और उसमें आपको कुछ और चीजें बता रखी हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर देने के लिए कितने कथन या फिर कितने यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो जरूरी होने चाहिए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि जे के एन और ए एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे के क्रम में खड़ा करते हैं तो पहले स्थान पर कौन खड़ा होगा। एक पॉइंट में ये बताया है कि जे के से ऊंचा है, तो अगर हम इसको लिखते चले पॉइंट वाइज, जो भी अपने पॉइंट में बता रहे हैं कि पहले पॉइंट में कह रहा है कि जे जो है वो के से ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कि जे इज ग्रेटर देन के। सेकेंड में कह रहा है एन सबसे छोटा है, तो एन यहाँ पर सबसे छोटा है, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि एन सबसे छोटा है। अब तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि के ओ से ऊंचा है, यानी कि जो के है वो ओ से ऊंचा है, यानी कि के इज ग्रेटर देन ओ। तो अब अगर हम इसको देखें, जो हमने पहले लिखा था कि जे जो है वो के से ऊंचा है और के जो है वो ओ से ऊंचा है और एन जो है वो सबसे छोटा है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो सीक्वेंस है वो बन जाएगा कि जे सबसे बड़ा हो जाएगा और एन सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर देने के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारे लिए ये तीनों ही पॉइंट जो कथन है वो इम्पोर्टेंट होंगे, तो तभी हम उसका सही से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कथन 1, 2 और 3 सभी एक साथ ही पर्याप्त है। अगर किसी भी एक को यहाँ पर मिस कर दिया जाए तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, या आप इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे। ये पूछे कि सबसे ऊंचा कौन है, या आप नहीं बता पाएंगे,
के बाद कौन है ये आप नहीं बता पाएंगे, तो बहुत से आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन अनिवार्य हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नाकृति में दिए गए आकारों में कौन सी उत्तराकृति बनती है। यहाँ पर भी एक आपका आकृति दे रखी है, फिगर दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति हमारी इसमें से बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि इन आकृतियों को ध्यान से देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का जो बना है वो किसमें आ रहा है, तो ये आपका जो ये वाला पॉइंट है ए वाला, उसमें ये आपका स्ट्रक्चर इतना ये आ जाएगा। दूसरा जो ये छोटा वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ए वाला जो फिगर है उत्तराकृति वही हो जाएगी आपकी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी इसमें तो एक मिसिंग है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 3 थे, ये 2 ही दे रखा, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो रहा है। यहाँ पर 4 आकृतियां बनी जा रही है, क्योंकि एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये और ये वाली, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें कोई भी आपका सीधे सीधे इन्होंने इस तरह से दे रखे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए पॉइंट सीधे सीधे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उससे इन्होंने ये 4 क्या निकाले हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाले हैं। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो सभी ब्लूज हैं वो भालू हैं, सभी दुल्हने भालू हैं, सभी दुल्हने बच्चे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जो सभी ब्लूज हैं वो भालू हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे हमारे ब्लूज, और ये क्या कह रहा है जो सभी ब्लूज हैं वो भालू हैं, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, और ये ब्लूज है वो इसके अंदर आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा भालू। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी दुल्हने भी जो है वो भी भालू हैं, तो सभी दुल्हने भी भालू हैं, तो ये आपका एक इसी में ही दूसरा बनेगा, इसके अंदर आपको नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आपस में कोई भी कनेक्शन दुल्हन से नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर इसको हम अलग से बनाएंगे, ये हो जाएगा दुल्हन का कॉलम, एक तरह से समझ लीजिए। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी दुल्हने बच्चे हैं, कुछ अजीब ही तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर सभी दुल्हने बच्चे हैं, तो इसको कैसे हमें क्या बनाना है कि ये जितनी भी दुल्हने हैं वो बच्चे हैं, तो इसमें हमारा इसी के अंदर एक और कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों का कॉलम। तो कुछ इस तरह का फिगर हमारा तैयार हो जाएगा। अब इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है, जो आपके कथन में कह रखा है आपको एग्जैक्ट वैसे ही बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं सोचना है, जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है एज इट इज आपको ये फिगर तैयार करना होता है। जैसे दुल्हने भालू कैसे हो सकती हैं, तो वहां पर आपको उस चीज में दिमाग नहीं लगाना, जो कह रहा है आपको एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो भी आकृति बन रही होगी वो तैयार करनी है। अब निष्कर्ष देखते हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो भालू हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो भालू हैं, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भालू का कॉलम बड़ा था, उसी के अंदर आपके दुल्हन और ये बच्चे दोनों ही आ रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि कुछ बच्चे भालू हो सकते हैं, ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ ब्लूज बच्चे हैं, तो यहाँ पर ब्लूज और बच्चों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं दे रखा है। जब तक आपसे एज इट इज नहीं कहेगा कि कोई कनेक्शन है, आपको अपने मन से नहीं मानना है कि आपस में दोनों में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हो सकता है। फिर कह रहा है कि कुछ ब्लूज दुल्हने हैं, तो कुछ ब्लूज वही चीज है कि सभी दुल्हने अगर बच्चे हैं और बच्चे भालू अगर इसमें ब्लूज नहीं हो सकते, तो दुल्हन भी क्या है, ब्लूज नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी वाला कह रहा है कि कुछ दुल्हने जो है वो बच्चे नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि साफ साफ कहा था कि सभी दुल्हने बच्चे हैं, या तो डायरेक्टली बताया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। सिर्फ कौन सा पॉइंट सही होगा, केवल आपका ए पॉइंट सही होगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें वेन आरेख बनाना होता है, उस डायग्राम को बनाकर ही हम जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अगर डायग्राम आपका गलत बना है तो निष्कर्ष आप सही नहीं निकाल पाएंगे, वहां पर डायग्राम आपके लिए जरूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीजनिंग की सीरीज आपको किस तरह की लगेगी आगे भी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।